हेलो बच्चों। तो आज हम अपने बच्चों को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहे हैं। व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? किसी सॉल्यूशन के ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज या ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है जैसे कि आपका जो टीचिंग होता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। हाँ बच्चों, टीचिंग जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, उनके पास कोई दो बच्चे आए, तो वो क्या करते हैं, एक सीट पर बैठ के दोनों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यानी लेस एक्टिव। फिर उसके बाद थोड़े से बच्चे बढ़ गए, 10 बच्चे 15 बच्चे हो गए, तो खड़े होके जो है पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो उतनी एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं। क्या है, थोड़ी कम, मतलब ये है कि थोड़ी एक्टिविटी बढ़ी। इसका मतलब है कि तो आप मतलब पहले बैठ के पढ़ाते, तो उसके बाद खड़े होकर पढ़ाएंगे। मान लीजिए पूरा क्लास भरा हुआ है, तो टीचर जो है पूरा बहुत हाई तरीके से पढ़ाता है, पूरा फुल पोटेंशियल से पढ़ाता है। तो कहने का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि जो टीचिंग हो गया वो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया, जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट के ऊपर। स्टूडेंट कम है तो लेस एक्टिव, ज़्यादा हैं तो आप मोर एक्टिव, और बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा एक्टिव तरीके से पढ़ाए रहे हैं। तो टीचिंग क्या हो गया? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट पर डिपेंड कर रहा है। मैंने बिल्कुल कहा कि कल नंबर ऑफ स्टूडेंट पर डिपेंड कर रहा है, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो उसके स्टूडेंट के रंग के ऊपर, काले गोरे के ऊपर, छोटे बड़े के ऊपर, या फिर कोई बच्चा जो है क्या नाम है दिव्यांग हो, ऐसे बच्चों के ऊपर नहीं। केवल नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ स्टूडेंट, चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बस वो पार्टिकल होना चाहिए। यानी आपके जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो साइज या शेप पर डिपेंड नहीं करती है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर ये क्या हो गया? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक बार हल्के से डिफाइन कर दिया जाए तो कैसे कहेंगे हम? किसी सॉल्यूशन के ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं क्या कहलाते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं वेपर प्रेशर को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये क्या करता हूँ, मेरे पास एक कंटेनर मैंने ले लिया और यहाँ पे मैंने इसमें भर दिया सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये सॉल्वेंट जो होता है इसमें कुछ नहीं था, प्योर सॉल्वेंट था, तो इसमें ढेर सारे वेपर क्या है बन रहे थे। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि आपका ये हमने कंटेनर बना दिया, अब इसी में मैंने जो है NVS मिला दिया। ठीक है, NVS मिला दिया। कितना मिला दिया? मान लो मैं यहाँ पे 50 ग्राम जो है इसमें NVS मिला दिया, नॉन वोल्टाइल सल्यूट मिला दिया। ठीक है, नॉन वोल्टाइल जैसे चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, नमक हो गया, मैं फिलहाल इसमें ग्लूकोज मिला दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर 5 ग्राम ग्लूकोज मिला दो, ग्लूकोज जो होता है क्या करता है, इसके सरफेस को कुछ क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। जब ब्लॉक कर देता है तो वेपर प्रेशर बनेगा, लेकिन पहले से कम बनेगा। इस तरीके से देख लो भाई, पहले ज़्यादा बन रहे थे और अब क्या हो गए, पहले से कम हो गए, क्योंकि पार्टिकल की संख्या बढ़ गई। इसमें पार्टिकल थे नहीं, इसमें पार्टिकल बढ़ गए, पार्टिकल बढ़ा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। इसी तरीके से मैंने NVS को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, मान लीजिए मैंने 500 ग्राम NVS ले लिया। ठीक है, तो जाहिर सी बात, अगर हम मास इसका बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें ढेर सारे पार्टिकल मिला दिए, तो अब इसका वेपर प्रेशर जो है वो पहले से क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे जैसे आपके पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं
वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, ये क्या है आपके, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? नहीं नहीं नहीं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। हर सॉल्यूशन का अपना वेपर प्रेशर होता है। जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलता है, तो आपने इस सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन के बारे में कंपेयर किया है। आप कुछ इस तरीके से समझिए कि ये सारे सारे जो हैं, ये आप जो देख रहे हैं, ये एक ही सॉल्वेंट से एक ही सॉल्वेंट से बने सॉल्यूशन हैं। तो आपने जब सॉल्वेंट नहीं मिलाया था तो उसका एट फिक्स टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर तो फिक्स रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो वेपर प्रेशर जो होता है वो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इसी में नंबर ऑफ पार्टिकल आपने बढ़ा दिया तो वेपर प्रेशर घट गया, और बढ़ा दिया तो और घट गया। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर भी घट रहा है। तो यहाँ पर आप जब रिलेटिव की बात करते हैं तो एक कंपेयर करते हैं कि इसकी कंपेयर में इतना, ठीक है। तो कहने के बाद सिंपल सा मतलब ये हो रहा है कि आपका वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन हाँ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। तो चलकर, और आपको ये बात याद रहना चाहिए, केवल 4 ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, केवल 4। फिर से बोल रहा हूँ, आप याद रखिएगा, केवल 4 ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पर फीड कर लीजिए। ठीक है, तो कौन कौन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं मैं लिख देता हूँ। पहला क्या कौन है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये आपका पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। फिर तीसरा होता है डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपके 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गए। इन्हें दिमाग में फीड कर लीजिए। पहला कौन है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी आपका वेपर प्रेशर जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये सारे के सारे कुछ ऐसे भी यूनिट हैं जो आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कल 4 याद रखिएगा, इनके अलावा जो भी आए उसे आप ना कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, और फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो कौन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, सरफेस टेंशन नहीं है, ये सारे के सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। केवल 4 हैं जिसे आप याद कर सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये रहा आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कभी भी शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है,
ये केवल नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी आपका बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक छोटी सी बात और कर देते हैं कि अगर आपका जो है इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। मतलब अगर आप सेम कॉन्सेंट्रेशन के अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं और सेम कॉन्सेंट्रेशन के आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं तो दोनों के जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं ना कि शेप साइज पे। जस्ट वेट से साथ देखते हैं कैसे। ठीक है, तो मैं यहीं पर जो है एग्जांपल जो है बना देता हूँ इस तरीके से। चलिए हटाओ यार। चलिए, अब मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर एक छोटा सा बर्तन ले लिया, यहाँ पर भी एक कंटेनर ले लिया। अब मैंने जो है दोनों में आपका 1 लीटर पानी इसमें 1 लीटर इसमें, मैंने जो है यहाँ पर 20 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। 20 मॉलिक्यूल ऑफ किसका, चीनी का ले लेता हूँ C12H22O11 और यहाँ पर मैं 20 मॉलिक्यूल NaCl का ले लेता हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइएगा दोनों के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होंगे, सेम या फिर डिफरेंट होंगे, तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ पार्टिकल तो क्या है, सेम है, तो ये सेम होना चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। फिर कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि यहाँ पर जो है इसकी जो साइज है कुछ बड़ी है, इसकी साइज क्या है, छोटी है, तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा जो है सरफेस एरिया कवर करेगा, तो जाहिर सी बात है ये इसका जो है वेपर प्रेशर कम बनेगा। अगर मैं वेपर प्रेशर के कंपेयर में बात करता हूँ, ठीक है, मैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा, किसका वेपर प्रेशर कम होगा, तो आप कहेंगे सर ये बड़े बड़े पार्टिकल हैं। तो मैंने कहा कहाँ डिपेंड करता है भाई, कहाँ डिपेंड करता है। मैंने कहा कि शेप और साइज से कोई मतलब ही नहीं है, यानी आपका ये एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और ये भी आपका एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। तो कहेंगे यस सर, तो अगर पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, शेप साइज से मतलब नहीं है, तो जाहिर सी बात दोनों के जो वेपर प्रेशर होंगे वो सेम होंगे। नहीं बेटा, ऐसा भी नहीं है। अब आप कहेंगे सर कैसा क्यों है, क्योंकि जब हम ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे पास दिमाग में पहला एक चीज़ ये आना चाहिए कि भाई ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपको पता है कि ये चीनी होता है, सुक्रोज जिसे आप लोग शुगर कहते हैं, ये आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ये पानी में जाएगा तो जैसे है वैसे ही रह जाएगा, मतलब ये अपने में ब्रेक नहीं होगा। अगर ये आपका 20 मॉलिक्यूल आपने ले लिया है तो ये 20 मॉलिक्यूल की तरह ही बिहेव करेगा, यानी 20 पार्टिकल ही इसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन जब आप NaCl की बात करते हैं तो NaCl जो होता है जब वो ब्रेक होगा तो Na पॉजिटिव देता है और Cl निगेटिव देता है। क्यों ये आपका देता है, बिकॉज ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो अपने आयनों में क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपके डिसोसिएट हो गए। अगर आपने इसके 20 मॉलिक्यूल ले लिए तो 20 Na पॉजिटिव 20 Cl नेगेटिव, यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी गिनती गिनूं भाई, आप एक वर्ड में याद कर लीजिए। मैं ढेर सारा तो बना देता हूँ और यहीं पे धीमे से लिख देता हूँ कुल कितने पार्टिकल होंगे। हाँ, टोटल 20 + 20 = 40 पार्टिकल होंगे।
अब यहाँ पर आपके केवल 20 पार्टिकल थे, यहाँ पर कितने हो गए 40 पार्टिकल। क्यों हुए? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट थे, ये आयोनाइज हो गए। तो अब ये एक Cl नेगेटिव एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, एक Na पॉजिटिव एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, इसलिए यहाँ पे टोटल आपके 40 पार्टिकल हो गए और यहाँ पे टोटल आपके 20 ही पार्टिकल हो गए। देखिए साइज पर डिपेंड नहीं करता, जबकि आपका जो ये Cc12H22O11 इसमें नंबर ऑफ एटम की बात कर लें तो कितने हो गए ये आपका 34 और 10 45 एटम जो मिलकर एक पार्टिकल बना रहे हैं। और ये एक ही जो है पार्टिकल है, तो आप समझ सकते हैं एक ही एटम का जो है आयन है, तो जाहिर सी बात है आप ये समझ सकते हैं कि इतने पार्टिकल मिलकर मतलब एक मॉलिक्यूल एक पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं और ये एक Na पॉजिटिव एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। दैट मीन्स ये हो गया कि ये साइज पर डिपेंड नहीं करता, ना तो इसके शेप पर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है तो केवल उनके पार्टिकल्स पर। तो इस तरीके से आपका जब भी इलेक्ट्रोलाइट की बात आएगी तो इलेक्ट्रोलाइट में ढेर सारे आयंस होंगे, और जब आयंस ज़्यादा होते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्योंकि आप लोगों ने कहीं पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है वो आपका क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल होता। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा। यानी इसमें पार्टिकल ज़्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर कम और इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर इसे नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। चलिए अगर मेरे पास 1mc12H22O11 हो आप, और दूसरा क्या हो 1mNaCl और 1mMgCl2 हो और 1m क्या ले लें हम, ले लेते हैं क्या, चलो अच्छा AlCl3 ले लेते हैं। Na3PO4 ले लेते हैं, Na3PO4 का होल। चलिए ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चार जो है कंपोनेंट ले लिए हैं, चार जो है कंपाउंड ले लिए हैं। तो इसमें से आपको बताने हैं कि किसका वेपर प्रेशर कितना होगा। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको रखना है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो आप तो जानते हैं कि इसमें से किसका जो है वेपर प्रेशर कम होगा, जिसमें पार्टिकल ज़्यादा होंगे। ठीक है, हम आपको आंसर खुद ही बताने जा रहे हैं। चलिए बता ही देते हैं, सस्पेंस क्या रखा जाए। ठीक है, आप जानते हैं कि यहाँ पर ये आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये ब्रेक नहीं होगा, यानी ये केवल एक ही पार्टिकल देगा। NaCl है, ये आपका ब्रेक हो जाता है कि इसमें NaCl ब्रेक होता है तो Na पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव होता है, यानी एक पार्टिकल ये हो गया एक पार्टिकल ये हो गया। इसका मतलब इसमें दो पार्टिकल होंगे। MgCl2 को अगर ले लेते हैं तो MgCl2 ब्रेक जब होता है तो Mg डबल पॉजिटिव और 2Cl सिंगल नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपका एक Mg हो गया और 2 Cl हो गया। इसका मतलब इसमें 3 पार्टिकल होते हैं। और Na3PO4 की बात करें तो ये आपका जो है Na3PO4 जो होता है वो ब्रेक हो जाएगा 3Na पॉजिटिव प्लस PO4 ट्रिपल नेगेटिव में। तो 3 पार्टिकल तो इसके और एक पार्टिकल इसके, टोटल 4 पार्टिकल हो गया, 1 2 3 4। ठीक,
आपने यहाँ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, क्या है, डिक्रीज होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें ज़्यादा है, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर सबसे कम, उससे ज़्यादा इससे, और उसका ऐसा। इस तरीके से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया वेपर प्रेशर के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गया होगा। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे दूर तक पहुँचाइए ताकि सारे बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। ठीक है, तो आज इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे लेक्चर लेके आते हैं। शेयर करते रहें, आपका शेयरिंग हमारा सपोर्ट, हमारी ताकत है, और इसे और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।